हम यूथ मोस्टली क्या करते हैं, व्हाट्सएप चेक करके करते हैं, लेकिन मैं आपको देखती हूँ आपके दिन की शुरुआत होती है वृक्षारोपण करने से। वैसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी शुरुआत होती है हर रोज। सबसे पहले तो सवेरे जल्दी उठता हूँ, देर से कितने भी सोऊं, लेकिन उठने के बाद फ्रेश होकर पहले अखबार पढ़ता हूँ, इसके बाद वॉक करता हूँ, उसके बाद योगा करता हूँ, फिर प्राणायाम करता हूँ, फिर स्नान करता हूँ, एक्चुअल ध्यान करता हूँ। फिर मेरे पास दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, गाय की बेटियां, उनको मैं रोटी खिलाता हूँ, फिर वृक्षारोपण करने जाता हूँ और फिर बाकी काम से लगता हूँ। अच्छा, युवाओं को मामा जी किस तरह से हम जोड़ सकते हैं कि वो इसमें और भागीदार बने, प्लांटेशन में, वृक्षारोपण में? हमने अंकुर करके पोर्टल बनाया और मैं ये मानता हूं अकेले मेरे वृक्षारोपण करने से पर्यावरण नहीं सुधरेगा, इसमें सबको लगना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपील है कि अपने जन्मदिन पर जरूर पेड़ लगाएं, मैरिज एनिवर्सरी पर पेड़ लगाएं, माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं। पेड़ जब लगाते हैं तब अपलोड करते हैं, 30 दिन के बाद फिर अपलोड करते हैं और 75 डेज के बाद फिर अपलोड करते हैं, ताकि पेड़ लगे भी और पेड़ बढ़े भी, बचे भी। कि ये जो कन्या पूजन की शुरुआत आपने की है, जो अपने आप में एक अनोखी शुरुआत है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे देश में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माँ, बहन और बेटी को मान और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहीं भगवान निवास करते हैं। ये समाज को मैसेज है, एक संदेश है कि बेटियों के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए बेटियों का आदर करो, सम्मान करो और बेटी को भी आने दो। इसलिए मैं खुद बेटी के पूजन से, कन्या के पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, ताकि समाज को ये मैसेज दे सकूं। बिल्कुल, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे पास दो माँ है, डबल पावर है, मामा जी का डबल पावर। और जैसा कि आपने बेटियों को लाडली बना दिया है, तो लाडली लक्ष्मी योजना जिसकी शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में की, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितनी अच्छी शुरुआत की है और बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। एक और चीज, लाडली बहना योजना, इसकी भी शुरुआत की है और इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। इनफैक्ट मेरे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है जो आती है, वो भी जानना चाहती है। लाडली लक्ष्मी तो आप जानते हैं, इसलिए लाडली लक्ष्मी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बेटी बोझ नहीं बने, बेटी वरदान बन जाए। और मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, इसलिए हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बाकी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत होती है। लेकिन लाडली बहना भी महिला सशक्तिकरण का मेरा एक अभियान है। अगर मां सशक्त है, घर में बहन सशक्त है, तो परिवार सशक्त है, परिवार सशक्त है तो प्रदेश सशक्त है, और प्रदेश सशक्त है तो देश सशक्त है। मेरी मान्यता है अनादि कि अगर बहन के खाते में, बहना के खाते में, बहना मतलब जो विवाहित होकर अपनी ससुराल चली गई, बहना के खाते में अगर हर महीने पैसे आएंगे तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। वो पैसे का सबसे पहले उपयोग करेगी अपने बेटा बेटी को तंदुरुस्त रखने के लिए। वो दूध खरीद के लाएगी, वो बच्चों को फल खिलाएगी, सब्जी खिलाएगी, दाल लेके आएगी, कोई और जरूरत की चीज है, घी, दवाई, वो लेके आएगी। और इसलिए ये योजना है परिवार को समृद्ध करने की, परिवार को सशक्त करने की। इस योजना के अंतर्गत हम अपनी गरीब बहनों को, लोअर मिडिल क्लास की बहनों को, जो मजदूरी करती है या छोटे किसान परिवार से आती हैं या और किसी कारण से आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध नहीं है, उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपया डालेंगे, 12 महीने में 12,000 रुपया। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी बहनें इस पैसे का उपयोग अपने परिवार को सशक्त करने में करेंगी। बात करें मामा जी, बहुत सारे मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें एक मैसेज और आया है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप पूरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मामा जी हैं, तो थोड़ा सा अगर हम पीछे चले, थोड़ा रिवाइंड करें, तो मध्य प्रदेश के मामा जी का बनने का जो सफर है, भांजे भांजियों का जो सफर है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानना है। ये लाडली लक्ष्मी योजना से ही हुई। मैंने एक योजना बनाई जिसके बारे में आप जानते हैं कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो, इसलिए बेटी के खाते में 30,000 रुपया जन्म लेते ही हम डाल देते हैं। कई तरह की सुविधाएं दी। तो सबसे पहले बेटियों ने कहा ये तो हमारे मामा हैं, तो पहले पहले बेटियों ने कहा मामा है, फिर बेटों ने भी मामा कहना शुरू किया। और अब तो अनादि जी हालत हो गई है कि बूढ़े भी मुझे मामा ही कहते हैं। माँ मतलब
जिसके मन में बेटियों के प्रति दो दो माँ का प्यार हो, माँ माँ वो मामा। मामा जी, बहुत सारे लोग ना रोजगार की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं सरकारी जॉब्स या और भी दूसरी चीजें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? 1,14,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी हैं। कई बच्चे उसमें, लाखों बच्चे भाग ले रहे हैं। इसके बाद और हम शासकीय सेवा में भी जितनी आवश्यकता होगी हम लगातार पद निकालते चले जाएंगे। लेकिन शासकीय के अलावा अशासकीय सेक्टर भी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मामा लेता है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम देते हैं, उसके अंतर्गत आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टार्टअप्स के लिए हमने नई नीति बनाई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की सहायता, अगर इनोवेटिव आइडिया आपके पास से स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सरकार देगी। अगर कहीं आपको रेंट पर कोई स्पेस लेना है तो उसके रेंट पे भी हम कुछ हिस्सा देंगे। मार्केटिंग ब्रांडिंग करने का भी काम करेंगे। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में निवेश आए। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 15,42,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और खुशी की बात है, ये केवल प्रस्ताव नहीं है, आज ही एक फैक्ट्री का शिलान्यास में करने वाला हूं यहां से उठने के बाद। तो लगातार उद्योग लग रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां टेक्सटाइल के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में लगातार निवेश आ रहा है। उस निवेश से रोजगार भी मिलेंगे और बच्चे चाहे तो खुद उद्योगपति भी बन जाए। स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने चलाया हुआ है। स्किल्ड मैन पावर हम तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है, सिंगापुर के सहयोग से हम बना रहे हैं। तो इसमें हम स्किल्ड मैन पावर तैयार करके अपने देश में, प्रदेश में और दुनिया में भी जॉब्स मिले, उसकी हम कोशिश करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, इससे रोजगार कैसे सुनिश्चित हो, कैसे तय होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास निवेश के प्रपोजल्स हैं वो 15,42,550 करोड़ रुपए के टोटल हैं। उससे लगभग 29 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, वो हम जमीन पे उतार पाते हैं तो, और हम उनको जमीन पे उतारने के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। मामा जी, एक और सवाल है, ये ना बड़ा मतलब फिल्मी सवाल है। एक नायक फिल्म थी जिसमें कॉन्सेप्ट था एक दिन के सीएम। तो रौनक दुबे पूछ रहे हैं कि मामा जी मुझे एक दिन का सीएम बना दो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरे फेवरेट सीएम तो आप ही हैं। बेटा, वो फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म से हमको सीखना ये चाहिए कि हम एक दिन में भी चीजें बेटर कैसे कर सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि फिल्म और वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर होता है, लेकिन सीएम बनना तो एक दिन का क्या के लिए बनना। बनो तो मेहनत करो, परमानेंट सीएम बनो, कोई भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो परिश्रम करता है लक्ष्य तय करके, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बनना तो एक दिन के लिए क्या बनना, फिर राजनीतिक क्षेत्र में आओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि एक दिन सफलता मिलेगी। और अभी विकास लाल यादव जो है वो आपके बचपन के कुछ किस्से जानना चाह रहे हैं। देखो, बचपन में मैंने किताब में पढ़ा कि भगवान को हमको प्राप्त करना है तो उनकी तपस्या करनी पड़ती उनके लिए। तो मैं ध्रुव और प्रहलाद की तरह भगवान की गोद में बैठना चाहता था। तो कई बार मैं बचपन में, अपने गांव के आसपास जंगल था, पहले खेत में भी घास के लिए जंगल होता था, वहां पेड़ भी होते थे, और नर्मदा जी के किनारे मेरा गांव है। वहां कई बार मैं बैठता था और पूजा करता था और ये कोशिश करता था कि भगवान आ जाए और मुझे गोद में बैठा ले। ऐसे अनेकों किस्से हैं। हम लोग बचपन में गांव के खेल खेलते थे। उनमें से एक था आती पाती। आती पाती का मतलब यह है कि आप किसी पेड़ की पत्ती लेके आओ, और जो 2 टीम होती थी, एक टीम छुपती थी तो पेड़ का पत्ता लाके आपको ढूंढना पड़ता था। अक्सर ये होता था कि गांव में जो पेड़ होते थे उनकी पाती लाने का बोलते थे। एक दिन हमको शरारत हुई तो हमने सोचा ऐसा पेड़ देखो जो गांव में मिले ही नहीं, 2 किलोमीटर दूर जाना पड़े। तो हमने कह दिया आती पाती अचार की पाती। अब अचार का पेड़ 2 किलोमीटर दूर था, तो बच्चे गए अचार की पाती लाने और हम लोग घरों में जाके सो गए। 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, उसी में शाम हो गई। बिल्कुल। मामा जी, प्रणव जो है ये जानना चाहते हैं कि आपके रोल मॉडल जो है वो कौन है? जिनको मैंने पढ़ा
और जिनसे मैंने सीखा, मैंने दो चीज बताई, स्वामी विवेकानंद जी, गीता जी। और आज अगर मैं कहूं तो रियली मैं ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, काम करने के लिए अगर मैं किसी की तरफ देखता हूं तो वो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में उनने अपने आप को झोंक दिया है। एक एक क्षण अगर उनका जाता है तो इसी काम के लिए जाता है। तो मुझे लगता है कि यह भारत का सचमुच में प्रगति और विकास का स्वर्ण काल है। पूरी दुनिया में भारत का जो मान, प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ रही है, हमें गर्व होता है। एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन अब भारत आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करता है। एक अद्भुत स्थिति आज भारत की है। और इसलिए आज अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं साफ कहता हूं कि मोदी जी हमारी प्रेरणा है। कि मामा जी, आपने जनहित में कई सारी स्कीम्स जो हैं, कई सारी योजना जो है ये बनाई है, जैसे कन्यादान योजना है। तो इस योजना की प्रेरणा आपको कहां से मिली? मैंने देखा कि बेटा और बेटी में भेद होता है। माँ भी बेटे से ज्यादा प्यार करती है, बेटी से कम लाड करती है। एक जमाना था, परिस्थितियां बदल गई है। घर में पैदा हो तो बेटा ही, और उसके कारण अनादि सेक्स रेशियो बदल रहा था। कई बार अगर बेटी कोख में आ गई तो कोख को भी कत्ल खाना बना दिया गया। पता चल गया कि बेटी आई तो दुनिया में आने के पहले ही विदा कर दो। ये घोर पाप था, मन को पीड़ा और तकलीफ देता था। एक जगह मैं बोल रहा था, छोटा था, मैं किसी पद पर नहीं था, कि भाई बेटी को भी आने दो, बेटी है तो कर ले। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? तब मुझे लगा कि यार बात सही है, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैं जब एमएलए बना तो अपने क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी करता था। मैं एमपी बना, मेरी शादी हो गई साधना जी के साथ। तो फिर मैंने और साधना दोनों ने मिलकर तय किया कि संसद का जो वेतन नहीं, भत्ता जो बच आता है उसको हम बेटियों की शादी में लगाएंगे। तो कुछ मित्रों के साथ मिलके मैं अपना भत्ता लगा के बेटियों की शादी करने लगा। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मैं अकेला कितनी शादी करता, मुख्यमंत्री बनते ही पहली योजना बनाई तो वो मैंने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें तय किया कि गरीब बेटियों की शादी मम्मी पापा पर बोझ नहीं होगी। मामा मुख्यमंत्री बन गया है तो हम सरकार की तरफ से शादी करवाएंगे। तो मास मैरिजेज हमने अरेंज करना शुरू की। बिल्कुल। और एक चीज और वो ये कि हिम्मत पाटीदार, इनका मैसेज मैं देख रही हूँ और ये कह रहे हैं कि मामा जी मध्य प्रदेश जो है वो नंबर 1 कैसे बनाए? वैसे स्वच्छता में नंबर 1 है। देखिए मैं कई चीजों में बताऊं। आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट है 19.76%। करंट प्राइजेज पे नंबर 1 पे है। स्वच्छता मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अगर आप अलग अलग पैरामीटर्स में भारत सरकार की योजनाओं में देखें तो दर्जनों योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना, हमारी एक नहीं टूरिज्म की जो हमारी स्कीम्स हैं, उनमें अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश आज भी नंबर 1 है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते। कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको हमको तेजी से ठीक करना है और उस दिशा में भी अनेकों योजनाएं बना के हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य रखा है। हमने एक चीज और की है कि अकेली सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज भी जुड़े। जैसे स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर है तो समाज का भी योगदान है। तो इंदौर नंबर 1 हो सकता है तो बाकी गांव क्यों नहीं हो सकता, बाकी शहर क्यों नहीं हो सकता? जल संरक्षण का काम हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते? पेड़ लगाने का काम हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते? केवल अधिकार नहीं, कर्तव्यों का भी पालन हम करें। समाज और सरकार की योजनाएं मिलकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएगी। कई मामलों में मुझे गर्व है कहते हुए मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अब हम टाइगर स्टेट है, नंबर 1 है। लेपर्ड स्टेट हो गए, लेपर्ड्स के मामले में संख्या में हम नंबर 1 है। बल्चर स्टेट है हम, हरियाणा स्टेट है हम, और अब तो हम चीता स्टेट भी हो गए हैं। और 18 तारीख को अनादि 12 चीते और आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। अभी पहले नामीबिया से आए, अब दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं। तो अब हम चीता स्टेट भी हैं। एशिया में और कहीं चीता नहीं है। कई चीजों में हम नंबर 1 है, कहीं में अभी होना है। मामा जी, सौरभ धाकड़ जो है वो जानना चाहते हैं, वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ, आपकी सफलता का राज क्या है, क्या कारण है, ये बताएं। सौरभ देखिए, आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए आपको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप बनाइए और उस रोड मैप पर चलिए। उसके लिए घनघोर परिश्रम करना पड़ता है। आप अगर परिश्रम पूर्वक, और मैं कहता हूं कि
एक दीवानगी के जुनून तक, अगर आप लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जैसे एक शिष्य को एक बाबा जी, शिष्य ने कहा मुझे भगवान के दर्शन कराओ। बोले तुम्हारी इच्छा है? बोले हाँ मेरी है। बोले नहीं, अभी इच्छा कैसी होती है मैं बताता हूँ। एक नदी में ले गया और कहा डुबकी लगाओ। जैसे शिष्य ने डुबकी लगाई, बाबा ने गर्दन पकड़ के पानी में गर्दन दबा दी, तो बच्चा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। आधे मिनट के बाद बाबा जी ने छोड़ा, बच्चा ऊपर आया और कहा कैसे गुरु हो, तुम तो मेरे प्राण लिए ले रहे थे। बोला अच्छा तुम एक बात बताओ, जब पानी में डूबे थे, तुम्हारा सिर पानी में था, तब तुम्हें क्या लग रहा था? अरे क्या लग रहा था, एक ही चीज लग रही थी, कैसे बाहर निकलूं। बोले जब इतनी, जैसे उस समय बेचैनी हो रही थी कैसे बाहर निकलूं, जब उतनी इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की होगी तब तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बेटा बेटियों, इतनी इच्छा शक्ति अगर किसी स्थान पर पहुंचने की होगी, लक्ष्य तक पहुंचने की, तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब संभव हो जाए। 5 साल में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए? तो अंशु जी ने आपको कहा है आई लव यू। आई लव यू टू अंशु। देखो हम अब एक स्टेप आगे और जाएंगे। जैसे अब हम इंफ्रा की बात करें तो अभी तक हम रोड नेटवर्क की बात करते थे, पुल पुलियों की बात करते थे। अब हम और इंफ्रा का विस्तार करते हुए मेट्रो के सेक्टर में जा रहे हैं। हम नए नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, हेलीपैड्स हम बनाएंगे। सड़क पे अब हम नहीं चलेंगे, कई जगह हम आसमान का उपयोग करेंगे। जैसे उज्जैन में स्टेशन से महाकाल महालोक जाना है तो आपको वहां रोपवे केवल कार मिलेगी, जिसमें बैठ के आप केवल कार से वहां पहुंच जाएंगे। तो हम एक नई ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, नए नए टाउनशिप्स बनाएंगे, नए एक्सप्रेस हाईवेज बनेंगे, जिन पे हम अलग अलग इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाएंगे। हम अलग अलग आईटी सेक्टर से लेके स्टार्टअप्स तक, मेरे बच्चे स्टार्टअप में कमाल कर रहे हैं। आपको पता है 2600 से ज्यादा स्टार्टअप हो गए, जिसमें से यूनिकॉर्न भी बन गया है। तो हम अलग अलग सेक्टर में रोजगार के नए अवसर क्रिएट करेंगे, स्किल्ड मैन पावर तैयार करेंगे जो पूरी दुनिया में धूम मचाएगी। आज हम और किसी ताकत के बल पर दुनिया में राज नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान के बल पर हम दुनिया में राज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इंस्टा लाइव का ये मेरा एक आखिरी सवाल कि जितने भी पूरा मध्य प्रदेश या जहां जहां से इस वक्त इंस्टा लाइव देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो जीवन बड़ा अमूल्य है। ये जीवन गंवाने के लिए नहीं है, ये जीवन केवल पेट भरने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती ना करो, आप मौज भी करो, मस्ती भी करो, खेलो भी, लेकिन उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिए बेटा बेटी, ये जरूर सोचना। कितने साल हम जिएंगे? मैं कोई निराशा की बात नहीं कर रहा। एक और मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद ध्यान रखना हमेशा। मैं ध्यान रखता हूं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आपको महाभारत का वो प्रसंग कई बच्चों को शायद पता हो। युधिष्ठिर 5 पांडवों में से एक थे, अपने 5 भाई और अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो बीच में प्यास लगी तो पानी लेने एक एक भाई को भेजा। वो पानी लेने गए तो एक सवाल पूछता था और कहता था कि मेरा सवाल का जवाब दिए बिना अगर पानी पी लिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बाकी ने नहीं माना तो 4 भाई की मृत्यु हो गई। जब युधिष्ठिर गए और पानी पीने की कोशिश की तो यक्ष ने कहा पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तो कई सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से किए, उनमें एक सवाल था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। हम पैदा होते हैं, बचपन में खेलते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर और बड़े होते हैं, हम जवान होते हैं, युवा होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे आते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं और अंततः हम मर जाते हैं। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अंतिम सच है। लेकिन इसके बाद भी व्यवहार हम ऐसा करते हैं जैसे सदैव इसी दुनिया में रहना है, कभी जाना नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मेरे बच्चों, ये जीवन मिला है 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, जितने साल के लिए भी मिले, इसको उद्देश्यपूर्ण जियो। केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ऐसा जीवन जो दूसरों को भी कुछ दे दे, वो जीवन ही उद्देश्यपूर्ण होता है। तो तुम उद्देश्यपूर्ण जीवन जियो। थैंक यू सो मच मामा जी, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनादि, आपने मेरे भांजे भांजियों से मेरी बात करवाई।